नमस्कार। बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रभात। बड़ी खबर में आज हम बात करेंगे कांग्रेस की उस रैली को लेकर जिसकी तैयारियां काफी दिन से चल रही थी। पहले भी वो रैली हुई है, लेकिन इस बार रैली को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस आखिर इस रैली के जरिए क्या साधना चाहती है? क्या केंद्र सरकार पर वो निशाना साधना चाहती है, या फिर आने वाले लोकसभा के चुनावों को लेकर उसकी कोई रणनीति इस रैली के जरिए सामने आने वाली है? विपक्ष ये कह रहा है कि मुद्दा ये नहीं है कि महंगाई बढ़ी है, महंगाई ग्लोबल जो कारण है उनकी वजह से बढ़ी है, लेकिन फिर भी जो तिमाही के परिणाम हैं अर्थव्यवस्था को बहुत अच्छा आधार देते हुए नजर आते हैं। बहुत अच्छी जीडीपी जो है वो आंकड़ों को सामने लाकर रखती है, और इतने अच्छे आंकड़े आने के बाद भी अगर महंगाई को लेकर कांग्रेस रैली रखती है तो उस पर बीजेपी सवाल खड़े करती है। इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे। हमारे साथ कुछ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं अलग अपने अपने क्षेत्रों के। सबसे पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भाजपा से हमारे साथ राखी राठौड़ जी इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। कांग्रेस से आरसी चौधरी जी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा होंगे, और वरिष्ठ पत्रकार ओम सैनी जी हमारे साथ इस चर्चा में बने हुए हैं। ओम सैनी साहब, इससे पहले भी कांग्रेस ने महंगाई को लेकर दिल्ली में प्रदर्शन किया था। देश भर से कार्यकर्ता वहां पर जुटे थे। इस बार उससे बड़ी रैली को यहां पर रूप देने की कोशिश की जा रही है, लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो इस रैली को अलग मायने में देख रहा है। उसका कहना है कि ये रैली महंगाई को लेकर नहीं है, ये रैली लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किसको मुखरता से वो अपने नेता के तौर पर सामने लेकर आए, उसकी इमेज बनाने को लेकर ये रैली की जा रही है। देखिए प्रभात जी, ऐसा है कि जो केंद्र सरकार है और जो राज्यों में सरकारें हैं, विपक्ष की सरकारें या कांग्रेस की सरकारें हैं, उनके सामने एजेंडा ये है कि 2024 में वो किस तरीके से लोगों के सामने जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है जो दिल्ली में है, उनका ये दावा है कि हम लोगों ने देश का विकास किया है, हमारे सब कुछ बड़ा बेहतर हुआ है, और जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही है मार्केट फिर से उठने लगा है, ये सब बातें बोलते हैं। कांग्रेस कहती है कि ऐसा नहीं हो रहा, महंगाई से लोग मरे जा रहे हैं। हकीकत यह है कि मुझे यूं लगता है कि जो कुछ हम भुगतते हैं, जो रोज बाजार में चीजें खरीदने के लिए जाते हैं, या वो देखते हैं कि किस तरीके से कितना बढ़ गया है, उन आंकड़ों पे चर्चा करने की कोई जरूरत है नहीं। सारे रोजाना अखबारों में प्रकाशित हो रहे हैं, आप उनको बोल दीजिए, उसका कोई अर्थ। लेकिन सामान्य जन को ये बहुत प्रभावित कर रहा है। अब ऐसी स्थिति में महंगाई और बेरोजगारी एक ऐसा सवाल है, उसके माध्यम से प्रतिपक्ष अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती के रूप में पेश कर सकता है। वो कह सकता है कि नौजवानों के क्या हाल, उनके जॉब से नहीं है। वो कह सकता है कि सब महंगाई जिस तरीके से बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के भाव बढ़े हैं, किसानों को उसकी वजह से कितनी तकलीफें उठानी पड़ रही हैं। ये अलग बात है कि मीडिया उसको किस तरीके से पेश करता है। मीडिया का मैनेजमेंट बहुत अलग चल रहा है। मीडिया मैनेजमेंट कुछ और बोलता है और हकीकत में जिंदगी कुछ और तरीके से जी रही है। ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो दो तरीके हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने बहुसंख्यकवाद के माध्यम से पूरे देश में अपने आप को स्टैब्लिश कर रही है, लगातार विजय प्राप्त कर रही है। जिस तरीके से आज 5 लोग टूट करके मणिपुर में गए, वो भी पता लग रहा है कि किस तरीके से कौन सा बल काम कर रहा है, बल है या मसल बल है या ईडी है या केंद्रीय इंस्टीट्यूशन है, वो अलग बात है। लेकिन ये तय है कि एक तरफ तो वो रास्ता है जिसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को शासन में रखेगी और आर्थिक स्थिति को बताएगी कि बहुत बेहतर है। कॉर्पोरेट बहुत राइज कर रहे हैं हमारे यहाँ, जो सबसे बड़े कॉर्पोरेट है उनकी हालत दुनिया में एक दूसरे तीसरे नंबर पे पहुंचने की हो गई। गरीब की हालत, उसकी नौकरियां ही नहीं है, उसके पास से परेशानी है। राजस्थान सरकार भी कहती है कि इतने नौकरियां दे दी, लेकिन मैं रोज देखता हूँ कि उन परेशानियों को लेकर के राजस्थान सरकार को महसूस करना पड़ता है और उनके कुछ न कुछ जुगाड़ करने पड़ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आने वाले 2024 के चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा प्रतिपक्ष बनाएगा वो यही बनाएगा कि बेरोजगारी और महंगाई ने देश को बिल्कुल लीडर कर दिया। तो सहज भाषा में लोगों के समझ में आता है। हिंदुत्व की भाषा या बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का गठजोड़, ये सब अर्थहीन हो जाएंगे जब सीधे सीधे पेट की लड़ाई का सिलसिला, रोजगार का सिलसिला जब आएगा तो बातें बिल्कुल अलग हो जाएंगी। तो यही एक चीज जो मुझे लग रहा है कि लगातार असरदार बनेगी, और इसीलिए मेरा ख्याल है कि कांग्रेस ये जो 2021 से अपनी मूवमेंट कर रही है महंगाई बेरोजगारी के लिए केंद्र की सरकार के खिलाफ, वो अभी अपना प्रदर्शन जो अभी सामने करेंगे तो पता लग जाएगा। और निश्चित रूप से जो सत्ताधारी दल है केंद्र का, वो इसको रिजेक्ट करेगा। तो ये लड़ाई इसी तरीके से आगे बढ़ रही है। जी राखी जी, आपने सुना अभी, ये बात सही है कि
कांग्रेस भी ये कह रही है, और अगर हम अब कांग्रेस की बात कहें या आम आदमी की बात कहें, जीडीपी बढ़ रही है लेकिन उसका अगर मार्केट पर असर नहीं दिख रहा है, जीडीपी अगर बढ़ रही है, अर्थ अच्छी हो रही है, लेकिन लोगों की जेब से पैसा अभी भी तेजी से निकल रहा है, तो फिर महंगाई को लेकर रैली क्यों नहीं निकाली जाए? देखिए प्रभात जी, मैं दो बातों के साथ में अपनी बात को शुरुआत करना चाहूंगी, एक पॉलिटिकल बात और एक एक्चुअल फिगर के साथ बात। पहले पॉलिटिकल अगर बात करेंगे तो पहले भी जयपुर के अंदर महंगाई रैली हुई थी और उसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए। उस 5 राज्यों के अंदर कुछ राज्यों में तो जैसे यूपी जैसे राज्यों में तो कांग्रेस की जमानत तक जब्त हुई। हुआ ये कि जो महंगाई रैली जयपुर में अरेंज हुई उसके अंदर इनके युवराज आकर के महंगाई की बात ना करके हिंदुत्व की बात करते, तो कितना सीरियसली जनता लेती है कांग्रेस पार्टी को वो दिखता है। और उसके बाद इलेक्शन के जो रिजल्ट्स हैं वो भी सबके सामने थे। तो जहां तक लोकसभा में चुनाव तक जाने की बात है, मुझे लगता नहीं है कि कांग्रेस कहीं पर भी स्टैंड करती है, चाहे वो कोई से भी। लोकतंत्र के अंदर सभी को अधिकार है अपनी बात को रखने का, और उसी क्रम में कल कार्यक्रम रखा है, तो उससे कोई वैसे समस्या नहीं है। लेकिन 2024 के अंदर मालूम है जनता को कि कौन इस देश का नेतृत्व प्रॉपर तरीके से कर सकता है, और उसी तरह से जनता अपना वोट कास्ट करेगी। दूसरी बात देखिए, इस तरह से हम बात करते हैं पूरे विश्व की, एक्चुअली क्या है, आप 2-3 फ्रेम्स में आप प्रभात जी अपन को बात करनी पड़ेगी। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान पूरे देश के अंदर एक ऐसा स्टेट है जो सबसे महंगाई सबसे ज्यादा है। यहाँ पे इन्फ्लेशन लेवल 9.00% है, जबकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी पूरे देश की जो है वो 7.6% है। तो राजस्थान जहां पे सबसे महंगा पेट्रोल, सबसे महंगा डीजल, सबसे पहले तो ये होता कि अगर सरकार जो है वो महंगाई के लिए जब ग्राउंड पर जा रही है तो जनता में संदेश तब दे पाती जिस राज्य में वो खुद राज्य कर रही है। उस राज्य के माध्यम से अगर यहाँ पे महंगाई कम होती तो हम मानते कि कांग्रेस जो है वो महंगाई कम करने के लिए काम करना चाहती है और उसके लिए सड़कों पर है, लेकिन ऐसा है नहीं। राजस्थान के आसपास के पेट्रोल पंप्स बंद है क्योंकि सबसे ज्यादा पेट्रोल, सबसे ज्यादा बिजली और बेरोजगारी में लगातार हम 1, 2, 3 नंबर पे लगातार बने रहते हैं। तो इस तरह की स्थिति जब राजस्थान में, तो मुझे लगता नहीं कि कोई यहाँ पर विश्वास करेगा। अगर देश के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो आसपास की कंट्रीज की अगर हम बात करें तो वहां क्या स्थिति है, चाहे वो पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, इन लोगों की बात करूं तो उनसे बेहतर स्थिति में हम लोग हैं। और विश्व के परिदृश्य में अगर बात करेंगे तो अमेरिका जो है उसका इन्फ्लेशन लेवल जो है वो 9.5% है, ब्रिटेन का 10.5% है, टर्की का 80% और जर्मनी में भी 50% से ऊपर इन्फ्लेशन लेवल है। और इसका ये किस कारण से है ये सभी को मालूम है कि एक ऐसा पैंडेमिक हम लोगों ने देखा और उसके बाद में जो युद्ध है उसका एक परिणाम, एक दुष्परिणाम है कि इसकी वजह से पूरा विश्व इससे परेशान है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि जब अर्थव्यवस्था पिछले 4 तिमाहियों में से बेस्ट जीडीपी हम लोगों ने इस बार ऑब्जर्व की, ग्रेजुअली हम लोग वापस बैक टू नॉर्मल जाएंगे और बैक टू नॉर्मल जाकर के इस काम को करेंगे। यहाँ तक कि आरबीआई के जो पूर्व गवर्नर है रघु रामन जी, उन्होंने भी तारीफ की है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था को टैकल करने का जो तरीका सरकार का रहा उसको भी अप्रिशिएट किया है। तो मुझे लगता है वेट एंड वॉच करना चाहिए। जिस तरह के इंडिकेटर्स हैं निश्चित तौर पे आगे चल के बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। जहां तक कांग्रेस की रैली का मामला है, आप जानते हैं कि कांग्रेस की क्या स्थिति है और जनता किस तरह से उनको सीरियसली लेती है, क्योंकि जहां पे इन्होंने खुद को परफॉर्म करने का इनके पास मौका था वहां पे तो प्रभात जी परफॉर्म किया नहीं। वहां जाकर के आप दिल्ली जाकर के कुछ भी बोलते रहिए, मुझे लगता नहीं कि जनता से कनेक्ट जो है इस रैली का हो पाएगा। चौधरी जी, आपने सुना, मेरे ख्याल से सवाल आपके सामने आ चुके हैं, मेरे को अलग से एक सवाल जोड़ने की जरूरत नहीं है। इनका ये कहना है कि जीडीपी अपने अच्छे परिणाम सामने दिखाती है और जो भी ये जीडीपी को लेकर इनका ये कहना है, बाकी सारी दुनिया के देशों के मुकाबले जीडीपी ने जितनी अच्छी तरीके से ग्रोथ भारत में की है उस ग्रोथ को एप्रिशिएट किया जाना चाहिए। रघुराम राजन का इन्होंने जिक्र किया और कहना है कि अब जब हालात सुधर रहे हैं, महंगाई जाने का मौका आ चुका है, तब महंगाई को लेकर रैली करना ये समझ से परे इनके आ रहा है और इनको लग रहा है कि इनके पीछे कोई एजेंडा, हिडन एजेंडा है। प्रभात जी, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं 2013 के अंदर जब गैस का सिलेंडर 410 रुपए था, जब डीजल 56 रुपए था, पेट्रोल 71 रुपए था, तभी भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता और सिलेंडर से लेके जब संसद के बाहर या सड़क पे बैठते थे और मीडिया उनकी आवाज को मुखर करता था, जहां पे क्रूड ऑयल $130 प्रति बैरल होता था, आज भारतीय जनता पार्टी के शासन के अंदर गैस का सिलेंडर 1000 पार है, पेट्रोल 100 पार है, खाने का तेल 200 पार है। आज इन्हें महंगाई नजर नहीं आती, इन्हें राष्ट्रवाद नजर आता है, राष्ट्र का विकास नजर आता है। मैं कहना चाहूंगा कि 2013 से पहले एक गाना आता था, बहुत हुई सैया तो खूब कमात है, महंगाई डाइन खात जात है। अभी सैया की कमाई गई, महंगाई डाइन मार गई, ये नारा आज हो गया है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता से पूछना चाहूंगा, जो जीएसटी का जो जिक्र करें, जीएसटी के कलेक्शन के आधार पे अंतिम 3 तिमाही की जो बैठक है और उसको लेके
देश की जीडीपी की जो चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से 18 जुलाई को जब देश के एक गरीब के निवाले पे जब इन्होंने जीएसटी लगाई, जब छाछ हो, बटर हो, पनीर हो, दूध हो, लस्सी हो, तो निश्चित रूप से इस देश के 135 करोड़ लोगों से अगर प्रतिदिन आप कुछ ना कुछ अगर वसूलेंगे, अगर उसकी एक रोटी से 1/4 टुकड़ा तोड़ने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपने पढ़ा होगा संपादकीय के तौर पे कि देश के अंदर सरकार अपना खजाना भरती गई और गरीब और मध्यम वर्ग को लूटती गई। हम ये कहना चाहते हैं ये सूट और बूट की सरकार है और आम आदमी के लूट की सरकार है। यहाँ पे 3% लोगों की आमदनी कई गुना बढ़ जाती है और 97% आदमी है उनकी आमदनी घट जाती है। यहाँ पे ऐसा है कि 27 करोड़ लोगों को गरीबी में धकेल दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की अचीवमेंट है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ये अपने सूट बूट के साथियों को राहत देते हैं और आम आदमी को आफत देते हैं। ऐसा दोहरा चरित्र नहीं हो सकता, ये दोहरा भारत नहीं हो सकता जहां पे लोगों के लिए अवसर अलग अलग उपलब्ध हों। ये जो महंगाई का जो बिगुल है, ये भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई और विचलित हुई है, क्योंकि देश का प्रधानमंत्री जिन्हें वैज्ञानिक सोच को प्रोपोगेट करना चाहिए, ये उनका संवैधानिक कर्तव्य है, हर व्यक्ति का कर्तव्य है। और जब हमारे महंगाई के खिलाफ हमारे सांसद, हमारे नेता जब अगर काला वस्त्र धारण करके विरोध करते हैं, तब ये काले जादू की बात करते हैं। अरे मोदी जी, अगर जादू में आपके दम है तो जनता को राहत दे के दिखाइए। ऐसी बातें ना कीजिए जिससे लोगों को वैज्ञानिक सोच से दूर ले जाने का काम करें। ये जनता बताएगी, 2024 के चुनाव में बताएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने, प्रभात जी लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं मैं, डीजल पे एक्साइज ड्यूटी होती थी 3 रुपए 56 पैसे, उसको बढ़ा के 33 रुपए किया। पेट्रोल पे 9 रुपए 48 पैसे होती थी, उसको बढ़ा के 33 रुपए 72 पैसे किया। ये ऐसी पहली सरकार है जिसने एक्साइज ड्यूटी 859% बढ़ाई। एक्साइज ड्यूटी की बात कर रहा हूं, एक्साइज ड्यूटी 859% डीजल पे बढ़ाई और पेट्रोल पे 273% बढ़ाई। आज जो गरीब का ईंधन होता था डीजल, उसको अमीर की पेट्रोल की जो गाड़ियां होती थी उसके बराबर ले जाके खड़ा कर दिया। आप जानते हैं कि एक किसान का जो इंजन है वो डीजल से चलता है, एक किसान का जो छकड़ा है वो उस डीजल से चलता है। जो गरीब का ईंधन था अमीर के ईंधन के बराबर ले जाने का अगर कोई काम किया तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हम ये कहना चाहते हैं इस अहंकारी और तानाशाही सरकार को, इस देश के गरीब पे जो जुल्म ढाया है, ये इस देश की जनता है वो सजा देगी। और कल इबादत लिखी जाएगी कि देश की ऐसी ऐतिहासिक रैली रामलीला मैदान से होगी। और जब जब रामलीला मैदान में हुंकार भरी है, तब सत्ता का तख्ता पलट हुआ है। जी ओम जी, यूपीए की सरकार जिस वक्त पूरे ग्लोबल स्तर पर एक रिसेशन था, उस दौर में एक उदारवादी नीति लेकर आए थे मनमोहन सिंह, और पूरे देश को एक मिसाल के तौर पर वो लेकर आए थे कि पूरी दुनिया में जहां मंदी थी, उन्होंने एक अपनी उदारवादी नीतियों से यहाँ पर हालात को बदलने की कोशिश की थी। ये तो एक अलग बात है, लेकिन मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाह रहा हूं। आपको क्या लगता है कांग्रेस की जो रैली, हल्ला बोल रैली होने वाली है, उसमें एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश की जा रही है? पिछले कुछ दिनों में जिन हालात से कांग्रेस गुजरी है, बड़े बड़े जो नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस से दूरी बनाई है, कपिल सिब्बल की बात करें या फिर उसके बाद आजाद की बात करें, और आजाद के इस्तीफे के बाद तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का आधार एक तरह से खत्म होता जा रहा है। वहां पर एनएसयूआई और जो कांग्रेस के बड़े पदाधिकारी हैं, उन सबने सामूहिक तौर पर इस्तीफे दिए। आपको नहीं लगता कि एक मैसेज उन G23 की बात करें या फिर उन और जो नेता अभी धीरे धीरे कतार में आ रहे हैं, चाहे मनीष तिवारी की बात करें, कुछ लोग बयानों से अपनी इशारे जाहिर कर रहे हैं, उनको भी ये मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस में नेता की एक आवाज पर पूरे देश भर से कांग्रेस के कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाते हैं? एक तो ये मैसेज, और दूसरा केंद्र सरकार पर भी हमला बोलने की कोशिश की जा रही है, और तीसरा ये कि हमारा नेता कौन होगा आने वाले वक्त में, वो भी मैसेज देने की। तो एक तीर से कई निशाने इस रैली के जरिए कांग्रेस साधेगी। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने काम होते हैं और उनके अपने संकेत होते हैं। संकेतों की राजनीति होती है। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं, उनकी हैसियत इस पॉलिटिकल पार्टी के माध्यम से ही बनी है। ये दोनों दल मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी मानती है, कांग्रेस भी मानती है कि पार्टी से लग जाने के बाद में 2 कौड़ी की इज्जत रह जाती है। हमने बहुत उदाहरण राजस्थान में भी देखे हैं और बहुत उदाहरण दिल्ली में भी देखे हैं। जनसंघ जब थी तो उससे अलग होने के बाद बलराज मधोक जैसे आदमी की इज्जत नहीं रही, वो गुमनामी में चले गए। वो ये सब बातें पता है, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि पॉलिटिकल पार्टी का अपना कंस्ट्रक्शन है, पॉलिटिकल पार्टी अपने तरीके से काम करती है, और उसमें जो कुछ खामियां, ये भी एक दूसरे के प्रति खामियां तलाश करना इनकी अपनी जिम्मेवारी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जैसा स्वरूप बना हुआ है, उसमें कांग्रेस पार्टी की पहचान और उसके लिए जो मजबूत खंबा है वो कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार का है। गांधी परिवार ने जिस तरीके से कांग्रेस के घोषणा पत्र और भारत के संविधान के प्रियम्बल को लेकर के और अपना सारा एटीट्यूड रखा है सन 52 से, वो आज तक बरकरार है। उसमें आप ये जो तंज कसे जाते हैं, नाम लिए भाषा को बदला जाता है,
जैसे युवराज कहा जाता है, मेरे समझ में ही नहीं आता युवराज क्या होता है भाई। वो कांग्रेस पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट थे, अभी नेता हैं तो कांग्रेस के नेता हैं। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी की गढ़ी हुई भाषा है, जो कि डेमोक्रेटिक लैंग्वेज नहीं है। ये एक बहुत घटिया किस्म का सिलसिला है, जिससे कि आप कहीं सामंतशाही की बू आती है, कहीं राजाशाही की बू आती है, कहीं पर ऑर्थोडॉक्सी की बू आती है, बिल्कुल आडंबर नजर आता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से अपना स्वरूप टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है और जिस तरीके से आगे बढ़ने की चेष्टा कर रही है, ये करने की आवश्यकता नहीं है। ये अलग बात है कि जनता ये महसूस करे कि ये जीडीपी और ये सब मत बताइए, सब्जी का क्या भाव है, कपड़े का क्या भाव है, मकान का क्या भाव है, शिक्षा का क्या भाव है, पेट्रोल का क्या भाव है। ये है, ये आंकड़े दिखा देने से कुछ नहीं होता। रोज जो बाजार में जाते हैं उनको पता होता है महंगाई क्या हो रही है। जिनके बच्चे घर में बेरोजगार बैठे हैं उनको पता होता है कि बेरोजगारी क्या होती है। इस तरीके से ये हिंदुत्व के जो आडंबर हैं उनके माध्यम से आप दिखना चाहते हैं कि सब बड़े धर्म का शासन चल रहा है, बड़े आपने भगवा पहन करके पूरे मुल्क में आपने बिल्कुल बड़ा बेहतरीन कर दिया। इससे कुछ नहीं होने वाला। ये नहीं थी भारतीय जनता पार्टी की पहचान, ही नहीं थी जो कुछ भारतीय जनता पार्टी में आज देख रहा हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिस कांग्रेस के खिलाफ जो एटीट्यूड बना था कि साहब ये जो तानाशाही का स्वरूप बन रहा है, एक पार्टी के शासन के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी पैदा हुई थी सन 80 में। मैं देखा हूं ये बात ना, वो लोग कहां चले गए? वो सब तो पटेल जी के साथ साथ में सब लुप्त हो गए। वो परामर्शदाता मंडल में बैठ गए जाकर के, जो बहुत टटपुंजिया किस्म के लोग थे उनकी हैसियत बन गई। उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी, और आश्चर्य ये होता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अनुयायी हैं, जो कैडर है, जिसको समझना चाहिए कि उनका इतिहास क्या रहा है और किस लिए वो पैदा हुए हैं, उसको छोड़ करके वो उनकी वकालत में लग जाते हैं। अपने घोषणा पत्र नहीं देखते, अपनी वो बात नहीं देखते कि आप पैदा क्यों हुए थे, उनसे परे जाकर के उनके वकालत में लगता है। मैं कहता हूं भाई इसलिए नहीं, तुम्हें इस देश में एक अलग से चाल चरित्र चेहरा देना था, तुमने क्या दे दिया? ये इसको रोको। ये कभी कभी चोरी छिपे सुनने को मिलता है कि कोई बोल रहा है तो उसके बाद में अचानक उसकी आवाज गायब हो जाती है। केंद्रीय मंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं, वो कैसे चुप हो जाते हैं। हमारे 25 सांसद जो इतने मजबूत हैं, जो वहां बैठे हुए हैं, वो उन्हीं की वकालत करते हैं, राजस्थान की वकालत नहीं। राजस्थान में तो सरकार को किस तरीके से नष्ट किया जाए इस पे तुले हुए हैं। तो ये सब बातें बड़ा साफ साफ नजर आती है। ये आंकड़ों से या जुमलों से नहीं होने वाली बात है। समझने की जरूरत है हमारे क्या जरूरी है। मैं राखी जी आपके पास वो सवाल वो पहुंचाना चाह रहा हूं जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले किया था। जब यूपी की सरकार केंद्र में, तब जो कांग्रेस के बीजेपी के जो बड़े नेता थे, प्याज की माला पहनकर सड़कों पर आते थे, खाली सिलेंडरों को लेकर प्रदर्शन करते थे, उसको बैलगाड़ियों पर लेकर आते थे, साइकिल पर लेकर आते थे, साइकिल्स की सवारी करते थे और बताते थे कि पेट्रोल कितना महंगा है। अगर इस तरह से प्रदर्शन करने का तरीका जब एनडीए या फिर बीजेपी अपना सकती है, यहां तो सिर्फ एक भीड़ इकट्ठा करके सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि आम जनता कितनी परेशान है। ये जब सत्ता में हो और जब विपक्ष में हो तो इस तरह के चेहरे बदल देना, आपको लगता है ये सही है? देखिए प्रभात जी, मैंने आपसे पहले भी कहा, लोकतंत्र के अंदर कोई भी धरना प्रदर्शन हो उसमें कोई समस्या नहीं है। अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से कहने में मुझे लगता नहीं कि कहीं पर भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन अपन को इस बात की भी समझने की जरूरत है कि जब हम 2014, 12, 13 की बात करते हैं और आज की बात करते हैं, तो एक ऐसा महामारी से हम लोग निकले हैं जिसके बाद में पूरी अर्थव्यवस्था को संभालना, उसको वापस रिकवर करना, वापस ट्रैक पर आना एक बहुत इंपॉर्टेंट टास्क था। और ये एग्जाम्पल्स आप आसपास के देशों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जिस पैंडेमिक के बाद में चाइना जैसी एक बड़ी अर्थव्यवस्था जो है वहां पर भी हालत खराब है। तो निश्चित तौर पे देखिए एक ऐसा नेतृत्व रहा जिसने कि इस पैंडेमिक के अंदर ऐसा, हमने वैक्सीन जो है सबसे पहले अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए जो डोज की जरूरत थी वो वैक्सीन थी और उस वैक्सीन की उपलब्धता सब जगह करवाई। अभी सैनी जी मुझे कह रहे थे और बहुत वरिष्ठ मेरे पत्रकार हैं, और जिस तरह से लैंग्वेज के बारे में इन्होंने यूज किया, लेकिन टटपुंजिया नेता वर्ड यूज करना आई थिंक हो सकता है आपके क्या किया जाए, आपने टटपुंजिया यूज किया बीजेपी के नेताओं के लिए, वो गलत चीज थी कि नहीं थी वो आप जज कीजिए, आप सीनियर लीडर है। और युवराज वर्ड मैंने सामंतशाही के लिए ही यूज किया। आपको सही बू आ रही थी, आपको बिल्कुल सही बू आ रही थी। सामंतशाही जो 24 साल से एक ही अध्यक्ष को बिठाए रखते हैं और उसके बाद में अपने अलग, आपको क्या एतराज है? नहीं आ रहा है, बैठाए रखते हो गए, मत बोलिए आप वरिष्ठ भाषण दीजिए, शर्म तो आनी चाहिए आपको। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो हाथ जोड़ के नमस्कार कर रही हूँ आपको। आप भाषण देती हैं, आप सुनिए, आपका भी तो भाषण सुना हमने, कैसे वन साइडेड बात भाषण नहीं सुना आपने, भाषण तो छोटे तौर पे मैंने नहीं बताया। मैं बता रहा हूँ कि बुद्धि का भाव क्या, आटे का भाव क्या, दही का भाव क्या, दूध का भाव क्या, ये बताइए।
ओम जी एक मिनट, जिन लोगों के पास करोड़पति बन रहे हैं, जो कॉर्पोरेट राज कर रहे हैं, उनके बारे में क्यों नहीं बोलते आप? उनके बारे में बोलिए ना जी, इनको प्लीज चुप कराइए। ओम जी एक बार इनकी बात बोलिए, के बीच में नहीं बोलते, एक ही रटी पिटी बात है, कुछ समझ नहीं आता। सुनिए एक बार, तो मेरा निवेदन है आपसे के मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, आडम्बर से मर रहे हैं, नौकरपंथी से मर रहे हैं। सुन लिया प्रभात जी, फिर इन्हीं से बुलवा लीजिए ना, मैं निकल जाती हूँ यहाँ से। जी बोलिए, निकल जाती हूँ, फिर वही बोले कि जो बोलना है। जनता की बात तो आप करेंगे नहीं, आप भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे। जनता जो परेशान है, जो मतलब सब्जी के लिए परेशान है, पेट्रोल के परेशान है, डीजल के लिए परेशान है, उसकी बात आप करेंगे नहीं। आटा नहीं मिल रहा, उसकी बात आप करें। आप बात करेंगे मोदी जी की, आप बात करेंगे शाह जी की। राखी जी समय पूरा हो गया, माफी चाहूंगा ओम जी, समय पूरा हो गया। मेरे पास से भरे पड़े, मैं भर दूं आपके सामने, पढ़ूं एक एक को करके, उससे क्या होगा? आंकड़ों से नहीं पेट भरता, पेट भरता है, पेट भरता है रोटी से, रोजगार से। रोजगार के बारे में तो आप बात कर रही है, आप उनके बारे में बात कर रही है जो जिम्मेवार है। बोलने दीजिए, क्या बोलने बेरोजगारी को क्या जीडीपी कर रही है, क्या विकास हो रहा है क्या? राखी जी जो सामंत शाही की कोख में जो दल बनता हो, जो सामंत शाही की कोख में जो राजनीतिक दल पैदा हुआ हो, और अगर ऐसे शब्दों का प्रयोग करें तो अच्छी बात नहीं। आप बताइए प्रभात जी, कैसे चलाना चाहते हैं वो आपकी इच्छा है। 2 कांग्रेसी बिठा रखे हैं आपने, मुझे डबल टाइम दीजिए। आप सुनने का मादा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये तो आपका अमित शाह जी और मोदी जी से माफी चाहेंगे, समय पूरा हो गया है। तो देखिए, आम आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा है, और चूंकि आम आदमी की बात जब की जाती है, जाहिर तौर पर सबका अपना अपना विवेक अपने स्तर पर काम करता है, और उनको लेकर लोगों की जो भावनाएं हैं वो अलग अलग तरीके से बाहर निकलती हैं। हो सकता है कि बात को कहने का तरीका कुछ अलग हो, लेकिन आम आदमी को जब केंद्र में रखा जाता है तो उसकी तकलीफों को लेकर बात करना जरूरी हो जाता है। और इसी वजह से आज हमने इस महंगाई के मुद्दे को लेकर यहाँ पर बात की। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे इस विषय पर जुड़ने के लिए। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।